नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। एक बार फिर से आपका एजुकेशन मित्रा सीरीज़ में स्वागत है। एजुकेशन मित्रा सीरीज़ में हम लगातार आपको एजुकेशनलिस्ट से मिलवाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ अनिल अहलावत जी हैं। ये मैनेजर हैं प्रताप मॉडल स्कूल के, साथ ही साथ चेयरमैन हैं रन सिंह मॉडल पब्लिक स्कूल के। इस पैंडेमिक सिचुएशन में स्कूलिंग किस तरीके से हुई ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से एजुकेशन को वापस रिवाइव किया जाए। जब मैं वर्ड रिवाइव इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं मान रहा होता हूँ कि शिक्षा मरी है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो शायद आपको दिल्ली के बच्चों से एक बार मिलना चाहिए और दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों के बच्चों से भी मिलना चाहिए जो मोबाइल की कमी के कारण, इंटरनेट की कमी के कारण कहीं ना कहीं बहुत परेशान हुए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा मरी है और उसके रिवाइवल की जिम्मेदारी फिर से उन कंधों पे है जो लगातार देश को शिक्षित करने का कार्य करते रहते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कोविड काल के दौरान स्कूलिंग के अंदर आप लोगों को कौन कौन से नए चैलेंजेस जो हैं वो देखने पड़े हैं? क्योंकि बच्चों के लिए अगर ये सिचुएशन पहली बार थी तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी पहली बार ही थी। नमस्ते जी प्रभात जी, आप यहाँ पे आए और आपने प्राइवेट स्कूल्स की समस्याओं को समझा और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की पीड़ा को महसूस किया, तो आप यहाँ पे आए क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और हम बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित हम ही रहते हैं। या तो पेरेंट्स रहते हैं और या स्कूल्स ओनर्स रहते हैं या टीचर्स रहते हैं। जब भी कंटिन्यू में भी स्कूल था तो हम लोग तो ये सोचते थे कि संडे के दिन भी स्कूल में बच्चा रहे, क्योंकि बच्चे की आदत बनी रहे। जब बच्चे की आदत छूट जाती है पढ़ने की, तब वो दूसरी चीज़ों में शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा कंसर्न ये है कि बच्चे का इकलौता कंसर्न यही है कि बच्चा हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़ा रहे, वो लिखता रहे, वो पढ़ता रहे, वो समझदार होता रहे, क्योंकि उसका इकलौता काम है पढ़ना, शिक्षित होना, समझदार होना। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रभात जी कि वो स्कूल के साथ टच में रहें और अपने टीचर्स के साथ टच में रहें। और उसके लिए प्रभात जी आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने अपने स्कूल की क्लासेस को व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से शिफ्ट किया है। स्कूल जरूर शट डाउन हुआ है, लेकिन मेरे स्कूल ने, मेरे जैसे सभी प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी इस जिम्मेदारी से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। रेगुलरली हम लोगों ने अपनी क्लासेस को कंटिन्यू किया और जिस प्रकार से सुचारू रूप से स्कूल में पढ़ाई होती थी उसी प्रकार से लेसन की रीडिंग कराना, लेसन को समझाना, वर्ड्स मीनिंग को देना, उनकी लर्निंग्स को कंटिन्यू करना, रेगुलरली उनको होमवर्क देना, रेगुलरली उनकी कॉपियों को चेक करना और जो उनके डाउट्स हैं, डाउट्स को बिल्कुल अपने माध्यम से आसान बना करके उसको ठीक करना। चलिए सर, इसी के ऊपर मैं एक सवाल आगे लूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें जवाब में। ये सारी चीज़ें हुई हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चीज़ नई थी। आप इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पे एक बार रोशनी डालें, साथ ही साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जनता के सामने ज़रूर रखें। सर देखिए, सिचुएशन बहुत ही पुअर है और ऐसी महामारी हुई है कि हम उसको देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे विश्व इसको झेल रहा है और उसको हम समझ भी रहे हैं। देखिए, यदि इन जूम की क्लासेस से, यूट्यूब से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि बच्चा पढ़ जाता तो स्कूल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नॉलेज वहाँ से मिल सकती है, कंटेंट्स तो लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है आपके पास। पहले आपके और हमारे ज़माने में प्रभात जी, जब हमें किसी भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स होती थी, कोई वर्ड्स मीनिंग को फाइंड आउट करना होता था, तो हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती थी। आज की डेट में तो हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल होता है। अपने फ़ोन को अपना खोले, गूगल बाबा जिंदाबाद हैं, और उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और एक सही रूप में हमें उसका आंसर भी मिल जाता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि क्या उसने उसको सही तरीके से समझा है, क्या उसने उसको सही प्रकार से लिया है, और जैसा वो है उसको उसने वैसा ही देखा, वैसा ही समझा है। तो इसको बताने के लिए हमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकली क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, और जितना बच्चा फिजिकली रहेगा उतना ही बच्चा समझदार बनेगा, और जो वो चाहता है वो ही उसे मिलेगा। जी, अगला सवाल मैं इसी पे आपसे आगे लूँगा। कोविड काल के दौरान बच्चे भी बहुत परेशान रहे, आप लोग भी बहुत परेशान रहे। ये जो आप लोगों के स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर हैं, जिसके अंदर जो अभिभावक हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। स्कूल के ऊपर इस सिचुएशन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? इसमें प्रभाजी जी, आपने दो क्वेश्चंस को लिया है। पहले वाला कि देखिए, हर बच्चा जो है कि ये चाहता है कि वो कुछ ना कुछ आगे बनेगा, और ये डिज़ायर हमारे पेरेंट्स की रहती है। तो इस पैंडेमिक सिचुएशंस में पेरेंट्स के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें कि वो अपने बच्चों के साथ रूबरू होकर के, और जो वो बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, उनके लिए जो उन्होंने टारगेट सेट किया था उसको बता नहीं पा रहे थे, उसकी रूपरेखा को डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक तो गोल्डन चांस था अभिभावकों के लिए। तो जिस भी पेरेंट्स ने, जागरूक पेरेंट्स ने इस चीज़ को देखा है, समझा है, डिस्कस अपने बच्चे के साथ किया है, वो बच्चा आप देखेंगे कि आने वाले भविष्य में जल्दी से अपने टारगेट को पहुंच पाएगा। जब तक बच्चे को यही नहीं मालूम कि मुझे क्या बनना है, तो वो क्या स्ट्रीम लेगा, क्या सब्जेक्ट को चॉइस करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ पेरेंट्स के दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि स्कूल के अंदर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा इस पूरी घटनाक्रम का? दूसरा आर्थिक प्रभाव, एक तो इंटेंशन पीछे की थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब उसमें इंटेंशन आप लोगों को मालूम है कि कहाँ से वो बिल्डअप हुई, क्योंकि स्कूल्स में सभी ने अपना दायित्व निभाया है, स्कूल ने भी, टीचर्स ने भी, और स्कूल ने सारे अपने एक्सपेंसेस को पे किया है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे आपका पानी का बिल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। लेकिन जब फीस की बारी आती है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं सफ़र हुआ भी है, और कहीं पे जो जैसे सपोज कीजिए कि मैं कहीं पे वर्किंग हूँ, मेरी वहाँ पे मेरी जॉब थी और किसी कारण से शटडाउन की वजह से वहाँ से मेरी जॉब नहीं रही, तो मुझे वहाँ से सैलरी नहीं मिल रही, तो वो उनकी मजबूरी भी थी। लेकिन कई बार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको रेगुलरली तनख्वाहें भी मिली हैं, लेकिन आफ्टर दैट भी कि ए पेरेंट्स नहीं दे रहा है तो इसलिए बी पेरेंट्स नहीं दे रहा है। तो ये देखा देखी की वजह से जो पेयर थे, जो दे भी सकते थे, उन लोगों ने भी इस चीज़ का नाजायज़ एक फ़ायदा उठाया है, और जिसकी वजह से आज मैं अपनी भी बात करूं तो परसेंटेज मुश्किल से 4-5% की जो है ना हमारी फीस से कलेक्ट हो पाई हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों ने अपना घरों में जो बचत था उसको जो है ना सारा का सारा एफडियाँ तुड़वा करके, अपनी बीवी के गहने जो है ना गिरवी रखवा करके, और हम लोगों ने अपने टीचर्स को सैलरियाँ दी हैं। सर, इसी में मैं आगे एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। कोविड काल में हमने माइग्रेशन देखा है, लोगों का पलायन देखा है। एक चाहे मजदूर का बच्चा हो या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा हो, शिक्षा सबके लिए बराबर है। किताबों में तो कम से कम ऐसा लिखा ही हुआ है, हम मानते भी हैं इस चीज़ को। शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार शायद उसे पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से प्राइवेट बॉडीज़ डेवलप हुई। प्राइवेट बॉडीज़ ने वो शिक्षा प्रणाली को आगे कंटिन्यू किया, बच्चे आप लोगों के पास आए। इसको अगर देखा जाए तो जैसे जिसकी औकात है वो वैसी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। जो आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बच्चे आप लोगों के आते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वाभिमानी मजदूर के बच्चे भी आते हैं। स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है 1.5 साल पहले और आज की स्थिति में? प्रभात जी, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम भारतवर्ष में रह रखे हैं, और यहाँ पे हमारी सबसे पहली ही जो समस्या है वो ओवर पॉपुलेशन है। और जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे संसाधन हमारे कम पड़ जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्तर पे लगा लीजिए, चाहे प्राइवेट स्तर पे लगा लीजिए।
उसको कसूरवार चाहे हम किसी को भी ठहरा लीजिए, लेकिन मेन समस्या तो हमारी ओवर पॉपुलेशन ही है। और उसमें ये खूबसूरती भी है हमारे देश की कि जिसके पास होता है वो अपने से ही अपना पिटारा खोल देता है, चाहे इस पेंडेमिक सिचुएशन में लीजिए, खाने के लिए लीजिए, एजुकेशन के लिए लीजिए, धर्मार्थ के लिए लीजिए, तो ये एक खूबसूरती भी है। और उसमें ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से गवर्नमेंट्स भी ऐसा है, कहीं ना कहीं हम लोग उनको देखते हैं और वो अपने जो की ड्यूटी है उसको पूरा करने में अपने असहाय महसूस करती है। तो उनकी हकीकत में तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको शिक्षा देना, लेकिन वो पूरा न हो पाता तो हमारे जैसे भाई आते हैं, फील्ड में आते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे और जो उसकी एक बेसिक नीड है, जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, शिक्षा लेना, समझदार होना, वो उसको ज़रूर मिल जाए। तो आपने देखा ही है कि जहाँ पे कि आपको ड्रॉप डालने की भी जगह न हो, ऐसी सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पे अपने स्कूलों को चला रहे हैं और कितनी समस्याओं को झेलते हुए हम अपने दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। तो ये तो है ही हकीकत कि 50% स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट हमारी इंडिया में पढ़ा रही है और 50% को हमारी प्राइवेट बॉडीज़ पढ़ा रखी हैं। हाँ सर, स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? क्या बच्चे उतने ही रहे आपके, या घटे हैं या बढ़े हैं? जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये भाई जी आप भी समझ रखे हैं कि इस चीज़ को देखिए, हम लोगों ने 100% स्टूडेंट्स को अपनी ग्रुप्स के अंदर डाल रखा है और हम लोग डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में हैं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि उनकी नौकरियां ख़त्म होने की वजह से, सोर्स ऑफ इनकम की कमी की वजह से प्लान हुए हैं और जो है ना, लेकिन हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ किया। जैसे हमारे पास पेरेंट्स आए तो हमने उनको कहा कि आप कहीं पे भी शिफ्ट हो जाइए, यहाँ से गांव में भी शिफ्ट हो जाइए, लेकिन आपका फ़ोन यदि चालू है तो आपकी क्लास चालू है। ये तो बहुत बढ़िया काम किया सर फिर आपने कि अगर बच्चा, क्योंकि क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कई बार बहुत बुरी चीज़ों में भी कुछ बेहतर चीज़ें होती हैं। इस बार हमने देखा है कि बच्चा चाहे तो खेत में बैठ के भी पढ़ सकता है। ये बेहतरीन चीज़ ज़रूर हुई है। आपने शुरुआत में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात की कि फिजिकल एजुकेशन की नीड तो ज़रूरी है ही। अब मैं आगे बढ़ूँगा एक कदम। हर व्यक्ति परेशान था, आज भी है, और घर का मुखिया होने के नाते जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चे परेशान हों तो वो सामने आके हाथ बढ़ाए, मदद करे, आशीर्वाद दे। अगर लोकतांत्रिक प्रणाली की बात की जाए तो वो घर का बड़ा सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या तमाम सरकारें हैं। आप भी अलग अलग बॉडीज़ के अंदर आते हैं, थोड़ा सा नियंत्रण आपका एमसीडी के अंदर भी है, थोड़ा दिल्ली सरकार के अंदर भी है, कुछ केंद्र सरकार के पास भी होगा। आप लोगों को क्या सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई? क्योंकि स्कूल्स तो बंद थे, तो बिजली बिल, पानी, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब चीज़ों की अगर बात की जाए तो क्या सरकारों ने आपके प्रति कुछ संवेदनाएं जाहिर की, या वो उदासीन ही रहे? भाई आप इकलौते आदमी हैं जिसने कि हमारे इस पीड़ा को देखा और समझा है। कहने को तो गवर्नमेंट भी मानती है और सोसाइटी भी मानती है कि ये धर्म का काम है, सोशल कॉज है, और दूसरी तरफ कहती है कि आपको बिजली मिलेगी वो कमर्शियल, पानी मिलेगा वो कमर्शियल, हाउस टैक्स देना होगा वो कमर्शियल। जब हम ईमानदारी से अपने सारे दायित्वों को निभा रहे हैं और आपकी इस बात को हम नाजायज़ है फिर भी हम मान रहे हैं और फिर भी हम आपको टाइमली पे कर रहे हैं, तो सालों से पे करते आ रहे हैं, बिगैर उफ किए हुए पे करते आ रहे हैं। तो आज इस पेंडेमिक सिचुएशंस में गवर्नमेंट की तरफ से, न सेंट्रल गवर्नमेंट, न स्टेट गवर्नमेंट, न किसी अदर बॉडीज़ की तरफ से कोई रियायत दी गई, न ही कोई किसी भी की कोई इंटरेस्ट में माफ़ी हुई, न 1 साल का जैसे कि भाई आपको माफ़ कर देते हैं ऐसे कोई उन्होंने सुझाव दिया। हम सभी स्कूल्स ने अपनी एक आवाज़ में अपनी प्रेजेंटेशन बनाए, एलजी साहब को भी दिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारा जो मुखिया है, हम उनके पास भी भाई अपनी फरियाद को लेके गए। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि
लेने के लिए तो वो एक डिले हो जाए तो वो उसका प्लेंटी भी लगाते हैं और शोकॉज नोटिस भी दे देते हैं, और जब देने की बारी आती है तो वो बात तक नहीं करते। अनिल अलावा जी का एक और परिचय है, CCPS कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल के जूनियर विंग के ये अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल के भी ये मेंबर हैं। और ये दोनों जो कमिटीज़ हैं वो लगातार दिल्ली सरकार और तमाम सरकारों से शिक्षा के ऊपर एक सुझावित लड़ाई लड़ती है। इसे जंग कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये एक कंस्ट्रक्टिव जंग होती है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। और ऐसी एक जंग लड़ी जा रही है EWS के रीइंबर्समेंट के लिए। EWS का रीइंबर्समेंट बार बार आप लोगों को लेट से मिलता है और अब तो मिल भी नहीं रहा है। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए भाई कि एक तरफ तो सरकार की मंशा हमें बहुत अच्छी लगती है जब वो कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, और जब वो ये मंशा हम स्कूल वालों के सामने रखते हैं तो हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, स्वीकार्य है, और हम बिगर ऑफ किए हुए हम सब बच्चों को जैसी गाइडलाइन होती है वैसा ही हम उनके अनुसार बच्चों को एडमिशन देते हैं। वो EWS के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस अभिभावकों द्वारा न दे करके गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। जब जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो चीज़ें ली जा रही है वही EWS के बच्चों को दी जा रही है, तो हम उनको मंथली पे यदि वो हमें देते हैं तो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी मंथली ही होते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरफ तो कहते हैं नहीं आप इनको एजुकेशन दीजिए पैसे, लेकिन हम आपको मंथली नहीं देंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये भाई हमें जो है ना बड़ा ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है, जो कि हम लोगों ने कई बार अपनी कमेटियों के माध्यम से गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि इसको मंथली कीजिए, क्वार्टरली कीजिए, ईयरली कीजिए। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें तो इन्होंने जो है ना एक साल डिले ही कर दिया। एक बात मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये EWS की जो स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, और सरकार ने ये जिम्मेदारियाँ अगर किसी को दी है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति का ख्याल रखे। क्यों? क्योंकि एक सामाजिक ढांचे को मेंटेन रखने के लिए सरकार ने किसी की मदद ली है और सरकार फिर उनको परेशान कर रही है। मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ सर, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा हो उसे मैं देख सकूँ। स्कूल बंद है, खुलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछूंगा कि अगर स्कूल्स खुलते हैं तो क्या आप लोग तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ स्कूल को खोल पाएंगे? और दूसरा और अंतिम सवाल जिसके साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, कब जाके मैं ये मान सकूं कि जहां पे एजुकेशन ख़त्म हुई थी 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उसी स्थिति में हम आ पाए? प्रभा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और आ पाए। और जैसा कि आपने देखा कि अभी पूरा स्टाफ हमारा क्लासेस भी ले रहा है, और मैं और आप मेरा इंटरव्यू भी ले, मैं स्वयं ही यहाँ बैठा हूँ, तो स्कूल तो कभी बंद हुआ ही नहीं। और बच्चों के लिए भी क्लासेस बंद थी, लेकिन उनकी कभी भी स्टडी बंद नहीं हुई। और कहीं ना कहीं बच्चा जब रेगुलर स्कूल्स में होता है तो उस दौरान भी कुछ कमियां रह जाती है, तो उनके लिए हम अलग से क्लासेस भी लगाते हैं। और आपको जानकारी है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम लोगों ने स्पेशल उनके लिए कुछ अपना सिलेबस डिज़ाइन किया है, और उसको जैसे ही ओपन होगा जो उनका बेसिक्स हैं जो कहीं ना कहीं उनकी छूट गई है, उस कमियों को हम दोबारा से पूरा करेंगे। दूसरा, खुलने की बात, स्कूल के खुलने की बात है, देखिए लाइफ सबसे ऊपर है, और आज की डेट में एक बच्चा 2 बच्चे ही हैं, और ये पेरेंट्स के बच्चे नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं। जो भी प्रोटोकॉल्स होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जितने सजग हम प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, जितने ईमानदारी से सारे नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं, मैं विश्वास के साथ दिला सकता हूँ कि आज भी हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, हाइजीनिंग, इसका पूरा ध्यान हम लोग रखे हुए हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट, किसी भी जो भी स्कूल से में बच्चे आएंगे उनके परिवार के अंदर की पूरी हिस्ट्री हम लोग एडवांस में उनसे लेंगे,
और जब पूरे हम लोग सुनिश्चित हो जाएंगे तो अब उनके से खुद रिटर्न में भी लेंगे कि आप यदि चाहें तो अपने बच्चे को भेजें, और नहीं तो हम जैसे सुचारू रूप से अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाई पढ़ाते रहेंगे। बच्चा किसी भी सूरत में सफ़र नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।